हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 का लास्ट चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। अब हम इसके परिचय पर बात करते हैं। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है, जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, या यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसे बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। यानी कि नागरिकों में समानता को कैसे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में और हमारे संविधान में हमें आर्टिकल 14 से 18 तक बात की है समानता के अधिकार की, तो हमारे लिए राज्य या फिर किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एक गारंटी का काम करता है। इसके अलावा जैसे समानता की बात की जाए तो आर्थिक समानता हो गई, राजनीतिक समानता हो गई, कई प्रकार की समानताओं का उल्लेख भी हमारे उसमें, लैंगिक समानता हो गई, कई प्रकार की समानताओं का हमारे उसमें संविधान में भी उल्लेख किया गया। साथ में इसके प्रियम्बल में भी समानता पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा की, तो आर्टिकल 21 हर प्रकार के व्यक्ति की गरिमा को बचाए रखने का प्रावधान करता है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका भी देता है, जैसे कि किसी एक समुदाय का हो गया कुछ और राय, दूसरे समुदाय की हो गई कुछ और राय, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो इसका भी और इसका भी प्रतिनिधित्व करके अपनी एक राय के माध्यम से शासन चला सकता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। जैसे क्या होता है, अभी मतलब कोई गलती से कोई ऐसा अधिकार बन गया जिसपे एक पक्ष के लिए तो ठीक हो रहा है लेकिन दूसरे पक्ष के लिए बुरा हो रहा है, तो उसमें संवैधानिक संशोधन करके उस अधिकार को या उस अधिनियम में सुधार लाया जा सकता है। तो इस तरीके से गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी बनी रहती है। क्या मैडम लिंगदो की कक्षा में भी हम इन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे? मुझे वो कक्षा इसीलिए बहुत पसंद आई क्योंकि बच्चों को बने बनाए निष्कर्ष नहीं बता दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन खुद से बताए थे। क्या ये उम्मीद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम राजतंत्र की बात करें तो वहाँ पे राजा शासन चलाता है जो कि आनुवंशिक होता है, तो वहाँ पर उससे जनता के हित का या फिर उसका फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और अगर राजा मतलब एक ही प्रकार का अगर आनुवांशिक रूप से बनता चला आएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे निरंकुशता वाली चीज़ भी आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कुछ खाड़ी देशों में शाही शासन चलता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, निरंकुशता वाली चीज़ देखने को मिलती है। या फिर अगर कहीं पे सीधे आर्मी संभालने लगे तो वहाँ पर भी मतलब ये तख्ता पलट और ये तानाशाही वाली चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे कि वर्तमान समय में म्यांमार के हालत हो रखे। हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं।
यानी कि लोकतंत्र का साफ सीधा मतलब आपको पता होगा, जहाँ पर जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो या फिर खुद किसी पद के लिए खड़े होने के लिए अधिकार भी हो। यानी कि कोई भी पीएम के दावेदार हो सकता है। ऐसा किसी को आनुवंशिक रूप से नहीं मिला है कि यही जाएगा, कोई भी भारत का नागरिक जा सकता है। वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं, जैसे हमको मिले हैं मौलिक अधिकार के तहत 12 से 35 तक। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी कोई बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र में हमें सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं, यह हर प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करेगा। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे पिछड़े हुए जो मतलब पिछड़ा वर्ग है, या फिर कोई ऐसे वर्ग जिनको सामाजिक या शैक्षणिक रूप से हम पिछड़ा बोल सकते हैं, तो उन वर्गों को जब हम कुछ प्रॉफिट देने लगते हैं तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको फिर तब दिक्कत होने लग जाती है। या फिर अगर किसी विशेष वर्ग के लिए कोई उपबंध कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग मतलब लोकतंत्र को इन व्यवस्थाओं के कारण भी दोष देने लगते हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले ये माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। ये कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं। अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, विमेंस को है आरक्षण, ठीक है, लेकिन वही विमेन यानी कि वही महिला उस आरक्षण का फ़ायदा उठा पाएगी जो कोशिश करेगी पर्टिकुलर फील्ड में। अब महिलाओं को कई प्रकार का आरक्षण मिलता है, तो उसमें अगर कोई महिला कोई फॉर्म ही नहीं भर रही है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो फिर उसका सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा उसे? और या फिर उसको, अगर कोई महिला है बिना मेहनत के सिर्फ आरक्षण के भरोसे ही एग्ज़ाम में बैठ गई, तो क्या वो निकलेगी या सिलेक्ट होगी? उसके लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अपने आप को भी कोशिश करनी ज़रूरी है, सिर्फ हम लोकतंत्र पर डिपेंड नहीं रह सकते। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डाला जाएगा। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जब इलेक्शन टाइम होता है, वैसे तो हम बड़े बड़े दावे करेंगे कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया जब इलेक्शन टाइम होता है तो कितने % लोग वोट करते हैं, एंड वो किस प्रकार के क्वेश्चन इलेक्शन टाइम पे सरकार से पूछते हैं? इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल ये भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या ये प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी सरकार की कल्पना करें जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन ये सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। जैसे आपको अमेरिका का पता होगा, वहाँ पर 4 साल के लिए
एक कन्फर्म पद पर सरकार चुनी जाती है कि हाँ 4 साल तक तो ये शासन करेगा ही करेगा। फिर चाहे उसके डिसीजन सही हो या गलत हो तो उन्हें मानना उनकी बाध्यता होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या चलता है, जैसे मतलब 5 साल के लिए तो सिलेक्ट हुआ, लेकिन अगर उसका कोई फैसला गलत है या फिर भ्रष्टाचार वाली या फिर प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर भी सकती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसीलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। जैसे आपको पता होगा, लोकतंत्र के लिए हमारे जो देश का संविधान था इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इस लाइन को समझने के लिए हमारे संविधान को बनने में पूरे 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। क्यों लगे थे? टाइम तो ज़्यादा लगा था, लेकिन इसमें इतने सारे देशों के संविधान की जो अच्छी चीज़ें थी, साथ में हमारे देश के जो आर्टिकल अधिनियम 1935 वाला था उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझ के हमारा संविधान बनाया था, जिस वजह से आज हम अपना शासन प्रशासन चलाने में सक्षम भी हुए। इसीलिए जब टाइम लगा तो वो टाइम बेकार नहीं किया। आज जो भारत की संविधान की गणना है सबसे अच्छे संविधानों में से माना जाता है। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वो इसका पता कर सकता है। उसे न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे कहते हैं पारदर्शिता। मतलब जैसे आजकल हम एक और देख सकते हैं, एक सिविलिजन करके कोई ऐप है, तो उसमें जैसे कोई भी इलेक्शन टाइम पे कोई दावेदार खड़ा होता है तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में सब कुछ हम जान सकते हैं। इस प्रकार से पारदर्शिता भी बनी रहती है। या फिर जैसे कई बार क्या होता है, जो लोग संसद में जो चर्चाएं चलती है मीडिया के माध्यम से वो हमें साफ सीधे तौर पर दिखाई जाती है ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पर चल क्या रहा है। इस प्रकार से भी पारदर्शिता बनी रहती है। और कई बार क्या होता है कि जो सत्ता वाली सरकार है उससे विपक्ष सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा ये जवाबदेहिता और पारदर्शिता वाली चीज़ बनी रहती है। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। इसीलिए जब हम लोकतंत्र के परिणाम पर गौर कर रहे होते हैं तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके या आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना। हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। जैसे पता होगा, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और हर नागरिक के वोट का मूल्य होता है, ये आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो सरकार भी नागरिकों के लिए जवाबदेह होती है, क्योंकि फिर अगर वो फिर से वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने काम क्या किया, और अगर वो वोट चाहते हैं तो हम उन्हें वोट क्यों दें। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार हमें मिला था वी हसन के मामले में। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले या हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई सरकार है या फिर कोई भी मंत्री है तो वो लोग अपनी सूचनाओं को पूरी तरीके से
प्रकट नहीं करते, जिससे कई चीज़ें छुपी रहती है, लाइक उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं मिलती है, या फिर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी मतलब सही भी हो सकते हैं और फर्जी भी हो सकते हैं, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। आपको पता होगा, चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे गैर लोकतांत्रिक हो, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार ये भ्रष्टाचार रिपोर्ट अभी हर एक फैकल्टी में चल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में चल रहा है, सरकारी स्तर के अलावा हर एक जगह पर है। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। जैसे अगर पानी की एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पानी की व्यवस्था करवाने का सरकार को एक निर्देश दिया गया है अच्छे पर्यावरण के हिसाब से, जो आर्टिकल 38A में बात करता है कि एक अच्छे पर्यावरण को संरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगा। लेकिन आपको पता है, पेयजल तो हमें उपलब्ध हो रहा है, लेकिन उस पेयजल की स्वच्छता का क्या वो हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ ही इस पर ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, ये कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। ये वैध शासन व्यवस्था है। ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपने नेता को चुनने का अधिकार भी है और खुद उस पद पर उठने के लिए ये दावेदार भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया एंड दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनियन प्रेस की एक है। लोकतंत्र बेहतर है या फिर कभी कभी तानाशाही बेहतर है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से, और 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि तानाशाही कभी कभी बेहतर हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है, जो 62% लोग हैं, उन्हें लगता है कि लोकतंत्र ही बेहतर है। अब लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में मिला है, लगभग 94%, श्रीलंका में 98%, बांग्लादेश में 96%, भारत में 95%, नेपाल में 94% और पाकिस्तान में 81% लोगों ने इसको समर्थन दिया। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव भी हमको देखने को मिलता है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है, साथ ही उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास की। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण भी है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं में भी निर्भर करता है। जैसे आपको पता होगा, भारत का जो सबसे पहला चरण था, वहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। उसके बाद जैसे जो दूसरा फेज आता है उद्योग, उस पर भारत पहुँचा ही नहीं, कभी सीधे पहुँचा था सेवा के क्षेत्र में, बस से जम करके सीधे थर्ड सेक्टर में। इसीलिए भारत अभी तक विकासशील ही रहा है।
पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़ी। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे भी हैं। इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह की आवाज़ उठा सकते हैं, और विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड एक कार्टून दिख रहा होगा। जो धनी लोग हैं उनकी सिचुएशन अभी ऐसी है, बीच बीच के यानी कि जिनको हम मध्यम वर्गीय कहते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी है, और जो गरीब लोग हैं उनकी सिचुएशन ऐसी है, और ये बिल्कुल हकीकत को दिखाता है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की अब हम बात करेंगे। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन पक्ष के तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में कोई हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र में अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो कि बताते हैं लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों से हमें कुछ प्रमाण मिल सकते हैं। यहाँ पे पहले कार्टून को देखते हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसे नीचे कैसे रह गए? तो यहाँ पे एक ने पूछा, तो जो बच्चा था उसने कहा तुम ही बताओ। तो फिर उसने बोला आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और भूख, ये 4 चरण उसको, वही कारण था कि ये बच्चा नीचे रह गया और ये ऊपर उठ गया। इसको अच्छी आवास सुविधा मिली होगी, इसको नहीं मिली। यहाँ पर इसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिली, इसको नहीं मिली। इसको अच्छी स्कूल व्यवस्था मिली, इसको नहीं मिली। इसको पर्याप्त पोषण मिला, इसको नहीं मिला। तो फिर कहीं ना कहीं इससे पिछड़ गया। चार्ल्टन बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है। आपको पता है अमीर होते हैं सिर्फ 15%, बाकी सब मध्यम वर्गीय या गरीबों की श्रेणी में ही आता है। जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं, और डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। यहाँ पर आप विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें देख सकते हैं। 1950-2000 का ये चार्ट था। तो यहाँ पे आप देखते हैं सभी लोकतांत्रिक शासन में 3.95 विकास दर है, सभी तानाशाहियों में 4.42 है, तानाशाही वाले गरीब देशों में 4.34 है, और लोकतंत्र वाले गरीब देशों में 4.28 है। देशों के नाम की बात कर राष्ट्रीय आय में प्रतिशत हिस्सों के आधार पर बताया जाए तो दक्षिण अफ्रीका है। तो इनमें ऊपर का 20% में 64.8 है, नीचे के 20% में 2.9 है। ब्राज़ील में 63.0 एंड 2.6 है। रशिया में 53.7 एंड 4.4 है। अमेरिका में 50 और 4 है। ब्रिटेन में 45 एंड 6 है। डेनमार्क में 34.5 एंड 9.6 है। हंगरी में 34.4 और 10.0 है। यानी कि ये बताता है चुने हुए देशों में आय की असमानता को आप देख सकते हैं किस हद तक आय की असमानता अभी तक बनी हुई है। असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके। अगर आप भारत की स्थिति भी देखेंगे यहाँ पे, तो अभी भारत अपनी जो ज़रूरतमंद चीज़ें उन पर फोकस कर रहे हैं, बाद में वो गरीबी को मिटाने की बात सोच सकते हैं। जैसे आपको पता है भले अभी भी प्रयास हो रहे हैं गरीबी को हटाने के लिए, कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अभी उस आधार पर नहीं हो सकते, क्योंकि अभी कई प्रकार की ऐसी सुख सुविधाएं अभी वैसे नहीं मिल पाई हैं। अभी पर्याप्त लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाई है, पोषण नहीं मिल पाया है। तो क्या जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक पूर्ण रूप से गरीबी हट सकती है?
नहीं हट सकती है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उससे मतलब सबको स्वास्थ्य सुविधा के लिए बात की जाती है। जैसे गोल्डन कार्ड वाली भी एक स्कीम आई थी। इसके अलावा पीडीएस प्रणाली है, जो कि सभी को पोषण पहुंचाने के लिए, सभी तक पोषण पहुंचाने के लिए लाई गई एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है। लेकिन क्या इससे गरीबी दूर हो सकती है? आप इस पर सोच सकते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? यहाँ पे एक गरीब की आवाज़ है। आप इसे देख सकते हो कि इस कार्टून के माध्यम से जिसने कार्टूनिस्ट है वो क्या कहना चाहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। आपको पता होगा, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी इंसान है, उसके वोट का मूल्य भी होगा। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन, कुबेर, आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते रहते हैं। मुट्ठी भर धन, कुबेर, इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों का जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। और आप देखते होंगे, कई बार जब सरकार मतलब कोई पब्लिक पॉलिसी लाती है तो फिर इन्हीं लोगों के लिए लाती है। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत है, इसीलिए लोकतंत्र का मतलब है गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं के गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसीलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी से जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अभी तक अमीर देशों पर निर्भर हो गए। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम में कौन से दो समुदाय थे, ईसाई और मुस्लिम। तो वहाँ पर सत्ता के लिए टकराव होता रहता था। तो जो वहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ के लोकतंत्र ने दोनों में सत्ता का बराबर रूप से बंटवारा कर दिया। तो वहाँ की जो टकराव वाली स्थिति थी वो काफ़ी हद तक संभली। आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतजाम होता है कि लोग एक दूसरे का सिर न फोड़े। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं भी, क्या हम इतने भर से संतोष कर लें? कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर लेते हैं। जैसे भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। संविधान 25 से 28 में हर प्रकार के धर्म को उनके आचरण, निर्बाध रूप से पालन और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली है। इसके अलावा जैसे आर्टिकल 15 बात करता है किसी भी धर्म, लिंग, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। और साथ में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी 29 और 30 में भी बात की गई है। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आगे फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है।
पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं होता है। यानी कि अगर कोई बहुमत समुदाय है तो फिर सिर्फ उसके हिसाब से हम शासन नहीं चला सकते, वरना राज इनका होगा और जो अल्पसंख्यक हैं उनको हमेशा कुचला जाएगा। उसके साथ काम करने की जरूरत होती, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होता है। ये भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन भी नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई ए कम्युनिटी है, कोई बी कम्युनिटी है, अगर सारी की सारी अपॉर्चुनिटी इससे पूछ के की जा रही है, फिर सारे डिसीजन वगैरह इससे पूछ के लिए जा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज इसको मिल रही है और बी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टकराव वाली स्थिति होगी, यहाँ पर विद्रोह की संभावना बनेगी। तो फिर वहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था कैसे टिक पाएगी। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक एक अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। आर्टिकल 21 हमें स्वतंत्रता का आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का, दैहिक स्वतंत्रता का और गरिमा का अधिकार देता है। साथ में जो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो मिले हुए हैं हमको आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में, ये आपको पता होगा। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जैसे नॉर्मल सी चीज़ें आप अपने घर में भी देखते होंगे। अगर आप दो भाई बहन हैं तो अगर आपको कभी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है तो आपकी छोटी बहन जाके मम्मी से लड़ने लगती है, आपने मुझे ये चीज़ नहीं किया, या फिर आपने सिर्फ दीदी को चॉकलेट दी, मुझे नहीं चॉकलेट दी। तो जब आपके घरेलू स्तर पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती है तो इतने बड़े देश में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अगर सिर्फ एक को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे की अपेक्षाओं की अवहेलना कर रहे हैं तो वहाँ पर टकराव नहीं होगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। क्योंकि आपको पता होगा अंग्रेज़ों ने तोड़ने की काफ़ी कोशिश की थी हमें। 1909 से उन्होंने औपचारिक रूप से शुरू भी कर लिया था, लेकिन आज भी वही चीज़ें चली आ रही है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं धीरे धीरे। स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें तो दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर ये माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और असमानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं ये हालत है तो उसका ये मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान या सम्मान का व्यवहार हो है। आपको पता होगा पहले महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। वैदिक काल में था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो वह अधिकार भी छिन गया था। साथ में महिलाओं को कभी भी राजनीतिक अधिकार ही प्राप्त नहीं थे। पहले न वोट देने के अधिकार थे, न किसी पद की दावेदारी के लिए महिलाएं खड़ी हो सकती थी। लेकिन बाद में जब संविधान बना तो उसमें सबको वोट देने का अधिकार और हर प्रकार का पद पाने का अधिकार महिलाओं के लिए दिया गया। मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। यहाँ पे आई ये लड़की और ये अपनी प्रॉब्लम्स बता रही। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। जैसे आपको पता होगा 2005 में एक एक्ट बना था हिंसा के प्रति
महिला की सुरक्षा के लिए अधिकार। तो वहाँ पर चाहे कोई इनको मौखिक रूप से कुछ गलत बोलेगा, भावनात्मक रूप से कुछ गलत बोलेगा या शारीरिक रूप से उनके साथ हिंसा करता है, तो वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। साथ में RTE के माध्यम से सबको शिक्षा का अधिकार मिला है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हम इस तरीके से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात संभव न थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार विजातियों के लोगों के साथ समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। आपको पता होगा, पहले जो दलित जातियाँ होती थी और आज भी कई प्रकार की दलित जातियों को कई प्रकार के जैसे पानी के स्रोत हैं, वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता है, क्योंकि कई मतलब उच्च वर्ग की जातियों को लगता है कि इन पर सिर्फ उनका अधिकार है। साथ ही कई प्रकार के जैसे मंदिर हैं गाँव या घरों में, तो वहाँ पर किसी को भी जैसे अगर कोई दलित जाति का, आज भी उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये चीज़ आज भी देखने को मिलती है, जबकि आज़ादी को इतना वर्ष हो गया और हमारे यहाँ संविधान में बात की जाती है स्वतंत्रता के अधिकार की। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की खासियत है कि इनकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। जैसे होता है ना कि अगर किसी ने थोड़ा सा हेल्प कर दी तो फिर वो चाहते हैं कि यही इंसान अब मेरे हर काम में हेल्प करेगा। तो वही वाली सिचुएशन आ जाती है। पूरी तरीके से डिपेंडेड हो गए हैं लोग इस चीज़ पे। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि हम जब उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं की पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है, क्योंकि हम किसी भी इंसान की शिकायत या बुराई तब करते हैं जब वो बहुत अच्छा चल रहा हो। जैसे कि अगर लोकतंत्र से हमें कई प्रकार के अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, साथ में गिरफ्तार लोग यानी कि जो कैदी वगैरह, उनके लिए भी हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में कुछ अधिकार मिले हुए हैं। साथ में अल्पसंख्यकों के लिए भी कई प्रकार के संरक्षण अधिकार हैं, महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, कई प्रकार के दलित और पिछड़े लोगों के लिए भी अधिकारों की बात की है और कर्तव्य भी दिए गए हैं। साथ में मतलब सरकार पर भी अंकुश बनाने के लिए DPSP वगैरह रखा गया है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि इसमें अभी कोई कमी कसर नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर में सब काम मम्मी कर रही है तो हम पूरी तरीके से मम्मी पर डिपेंड, की प्रेस भी मम्मी करेगी, खाना भी मम्मी देगी, बर्तन भी मम्मी धोगी, सब चीज़ मम्मी करेगी। तो इस टाइप से हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं कि अगर लोकतंत्र हमारी सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं तो हम हर चीज़ के लिए लोकतंत्र पर ही डिपेंडेड हो जाएंगे। इसलिए लोग अपनी शिकायतें रखते हैं कि लोकतंत्र से हमारी ये भी अपेक्षा पूरी की जानी चाहिए, ये भी अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता का गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही ये लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। यहाँ पे रोज़ा प्रेरणा का एक स्तंभ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है। दक्षिण एशिया में मानते हैं 65% लोग, बांग्लादेश में मानते हैं 66%, भारत में मानते हैं 67%, नेपाल में मानते हैं 75%, पाकिस्तान में मानते हैं 50% और श्रीलंका में मानते हैं 65%। ऐसे लोग जो मानते हैं कि उनकी वोट का असर पड़ता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को चलाने में। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आपके लिए अब थोड़ा सा कुछ होमवर्क। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य को बैठाता है। आप इन पे आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF भी मिल जाएंगी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।